एक डरावने और डार्क कमरे में यीजी अपने घुटने पर बैठ के रोता है और कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। एक अननोन लड़की आती है और यीजी को गन से शूट करके एक प्लेन से गिरा देती है। यीजी के सर में गोली से सुराख होने के बावजूद भी वो अपनी आंखें खोलता है। ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ जब यीजी एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था और रास्ते में भागता हुआ एक आदमी इससे टकराता है। फिर वो आदमी रोड पर एक गाड़ी से जाके टकरा जाता है। यीजी इस आदमी को चेक करता है और वो आदमी यीजी को डराता हुआ उसका हाथ जोर जोर से हिलाने लगता है। इंटरव्यू में भी ये चीज यीजी को फोकस नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो कोई भी जवाब अच्छे से नहीं दे पाता और इसीलिए वो ये जॉब खो देता है। अब क्योंकि यीजी को जॉब नहीं मिल पाती तो वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगता है। इसके लिए उसे कई छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ती हैं। यीजी के पास उसके पेरेंट्स का भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे थे और उसकी मदर भी साफ सफाई का काम करके पहले ही बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चला रही थी। यीजी काफी कंपनीज में अपनी रिज्यूमे भेज रहा था बट हर जगह से मायूसी नजर आ रही थी। अपनी जिंदगी के 7 साल इतनी नाकामियां देखने के बाद फाइनली यीजी को एक बड़ी कंपनी से दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यूअर का नाम टाइयू था। वो यीजी की रिज्यूमे से काफी इम्प्रेस था और यीजी को भी काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी इस मीटिंग को लेके। अभी यीजी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो बताता है कि जितना भी पैसा उन्होंने अपने दूसरे दोस्त की डील में इन्वेस्ट किया था वो लॉस में चला गया है क्योंकि वो इंसान पैसे लेके गायब हो गया है। यीजी भागकर अपने दोस्त के अपार्टमेंट पर जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि ये यीजी की जिंदगी भर की सेविंग्स थी। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है जब तक कि उसके अपने घुटने पर चोट नहीं लगती। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से पुलिस यीजी को अरेस्ट कर लेती है। यीजी उनसे कहता है कि आप मेरे दोस्त को अरेस्ट करें। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक फेल्ड बिजनेस की इंटेरोगेशन इलीगल है। शाम को यीजी इसकी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलने आता है जो कि एक कार से बाहर निकल रही थी और एक आदमी उसको कुछ फ्लावर्स देता है। जैसे ही वो आदमी वहां से जाता है यीजे जीसू के पास जाता है जो स्मेल कर लेती है कि यीजे ने शराब पी है। वो बताती है कि अब इस महीने वो ज्यादा काम नहीं कर सकती और वो यीजे को एक इन्वेलप पकड़ाती है। यीजे समझता है कि वो उस पर रहम खा के उसको पैसे दे रही है और उसको एहसास होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है। यीजे को पता था कि अब उनका रिश्ता काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब यीजे अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने काफी महीने से रेंट ना देने की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया है। यीजे की सब चीजें बाहर बारिश में भीग रही थी। वो जितना ज्यादा सामान बचा सकता था बचाने लगता है बट सैडली उसके पास कोई कमरा नहीं था, इसलिए उसका काफी ज्यादा सामान जाया हो जाता है। एक रात ऐसे जमीन पर सो के गुजारने के बाद यीजे को कंपनी से मैसेज आता है कि वो अपने इंटरव्यू में फेल हो गया है। एक और मुसीबत अपने सर पर टूटने के बाद यीजे फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ और वो सुसाइड करने का फैसला करता है और उसके सेल पर उसकी माँ की कॉल को भी इग्नोर करता है। एकदम से अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद यीजे देखता है कि वो एक प्राइवेट प्लेन में है। जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था और तब भी वो अपने साथ उसी अननोन लेडी को देखता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस लेडी के हाथ में उसका डेथ नोट होता है जिसको वो मैजिक से जला देती है और वो अपने ग्लासेस उतार के अपनी लाल आंखें दिखाती है। एकदम से यीजी एक बहुत ही भयानक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहां लाल रंग के समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टावर था और बहुत सारे डीमंस उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बताती है कि उसका नाम डेथ है और यीजे को वो यहाँ पर सजा देने आई है क्योंकि यीजे ने उस लड़की को हर्ट किया है। वो उसे गर्दन से पकड़ के किनारे से दूर फेंकती है जहाँ वो शैतान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यीजे उस समुद्र में गिरता है तभी उसकी आंख उस प्लेन में खुलती है। वो लड़की बताती है कि यीजे यहाँ भी मरेगा और वो लड़की यीजे को पनिशमेंट के तौर पर 12 बार और मारेगी। यीजे की सोल 12 अलग अलग लोगों में एंटर होगी जो दर्दनाक मौत मरने वाले होंगे और लास्ट पर यीजे भी हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन अगर उसने उन लोगों की बॉडीज में आने वाली उनकी मौत को टाल दिया तो यीजे उनकी लाइफ जी सकता है। यीजे को इन सब मौतों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो पहले ही सब खत्म कर देना चाहता था। जैसे ही डेथ एंजल वहां से गायब होती है वैसे ही वो प्लेन एक तूफान में फंस जाता है। यीजे डर के जल्दी से सेफ्टी बैग्स पहन लेता है और अपनी सीट बेल्ट बांधने लगता है। तभी उसकी फ्लाइट अटेंडेंट आके कहती है कि ये बस छोटी मोटी सी गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो फ्लाइट अटेंडेंट यीजे को अकेला छोड़ देती है। यीजे अभी भी कंफ्यूज था लेकिन वो फिर अपने आसपास की चीजें देखने लगता है और यीजे को पता चलता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी की बॉडी में है। थोड़ी ही देर में यीजे के दिमाग में एक चमकदार सी चीज एंटर होती है और उसको उस आदमी की लाइफ के बारे में विजन्स दिलवाती है कि वो कौन है। वो आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है जहाँ पर यीजे ने भी अप्लाई किया था और वो खानदानी रईस था। टाइयू इसका बड़ा भाई था और बचपन से ही वो हर चीज में कंपटीशन करता था, इस बात में भी कि कंपनी को कौन चलाएगा।
इसके दिन रात मेहनत ने इसके फादर का दिल जीत लिया और इसके फादर ने इसको कंपनी का सीईओ बना दिया। रीजे इस लाइफस्टाइल से बहुत खुश था और वो सोचता है कि वो ऐसे ही जिएगा। लेकिन तभी प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन जोर से नीचे गिरने लगा और सारी चीजें भी नीचे की तरफ गिरने लगी। रीजे सब चीजों को बचाता हुआ अपनी सीट पर गया और सीट बेल्ट लगाई। पायलट प्लेन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। प्लेन के साइड पर एक होल हो जाता है जो पायलट और उस फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन से बाहर खींच लेता है। रीजे बस अपनी सीट पर बैठा हुआ आग को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। जल्द ही आग पूरे प्लेन में लग जाती है और रीजे भी जलकर मर जाता है। उसके बाद रीजे एक डार्क रूम में उठता है जो और भी ज्यादा क्रीपी था। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें से रोशनी आ रही थी और एक डेस्क जिसके सामने वही डेथ एंजल थी। इस डेस्क पे एक क्लॉक थी जो कि इंडिकेट करती थी कि रीजे के पास कितनी जिंदगियां बाकी बची हैं। अपनी गन में गोलियां डालते हुए वो डेथ एंजल रीजे को कुछ चीजें समझाती है। वो बताती है कि जिन लोगों की बॉडीज में रीजे जा रहा है उनकी सोल्स पहले ही मर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रीजे उनकी लाइफ को चुरा रहा है, वो बस उन बॉडीज को एक दूसरा मौका दे रहा है। अगर वो इन सब बॉडीज में सर्वाइव ना कर सका तो उसको हेल में डाला जाएगा। और फिर वो एंजल उसको जहन्नुम की एक झलक दिखाती है। वो रीजे को पकड़ती है और डोर से बाहर ले जाती है जहाँ वो बहुत ही खौफनाक चीजें देखता है। जब डेथ एंजल रीजे को बाहर लाती है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है। ये मूवी का वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे हेल में जाना होगा। जिस पर वो डेथ एंजल कहती है कि इससे पहले कि मौत तुम्हें ढूंढती, तुमने मौत को खुद अपने लिए ढूंढ लिया है। वो कहती है कि ये तुम पर है, तुम क्या डिसाइड करते हो। अगर तुमने एक भी बॉडी की जान बचा ली तो तुम हेल में जाने से बच सकते हो। रीजे डिसाइड करता है कि अब वो सेकंड बॉडी में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तभी डेथ एंजल रीजे के सर में गोली मार देती है। रीजे देखता है कि वो अपनी सेकंड बॉडी में एंटर हो गया है जहां वो एक स्पोर्ट्स जंप सूट पहने नीचे गिर रहा था लेकिन उसके पास पैराशूट नहीं था। वो घबराता है और तभी वो देखता है कि उसके साथ 3 और लोग जंप कर रहे हैं जिनके पास कैमरास हैं। उनमें से एक आदमी रीजे को पकड़ लेता है। तभी वो पहले वाली रोशनी दोबारा से रीजे के दिमाग में एंटर होती है। ये बॉडी एक एडवेंचरर की थी जिसको खतरनाक खेल बहुत पसंद थे। वो अब तक बहुत से पागलपन वाले चैलेंजेस कर चुका था और तो और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी था। आज वो मीलों की ऊंचाई से बिना पैराशूट पहने जमीन से कुछ ऊपर एक नेट पर जंप करने वाला था। ये इवेंट नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा था और अगर वो ये कर लेगा तो उसका स्पॉन्सर उसे $3 बिलियन देगा। स्पॉन्सर का चेहरा तो उसे याद नहीं था, बस उसके हाथ में वो लाइटर रीजे को याद आ रहा था। इतने सारे पैसे कमाने के लिए रीजे ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दूसरे आदमी से खुद को दूर कर लेता है। अब वो तेज स्पीड में नीचे आ रहा था। उस बॉडी की रूह ने चाहे उसका साथ छोड़ दिया लेकिन उसकी बॉडी की काबिलियत अभी भी जिंदा थी, इसलिए रीजे भी कॉन्फिडेंट था। जब वो नेट के करीब पहुंचता है वो उस नेट की जगह जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। रीजे की आंख दोबारा उसी डार्क रूम में खुलती है। वो कहता है किसी को ऐसे बिना बात के गुनाहगार ठहराना ठीक नहीं है। डेथ एंजल उसको सेल्फिश कहती है क्योंकि वो अभी भी ये नहीं मान रहा था कि रीजे की अपनी लालच की वजह से वो आदमी मरा है। तभी वो डेथ एंजल उसे दोबारा गोली मारकर उसकी थर्ड लाइफ में भेज देती है। इस बार वो एक स्कूल गोइंग टीनेजर की बॉडी में आता है और देखता है कि उसका एक क्लासमेट उसी पैराशूट वाले इंसान की वीडियो देख के हंस रहा है जिसकी बॉडी में रीजे कुछ देर पहले था। रीजे को इससे पता चलता है कि ये सब जिंदगियां आपस में जुड़ी हुई हैं। वो उस लड़के को मारने के लिए सोच रहा होता है। अभी वो लाइट दोबारा से रीजे के दिमाग में एंटर करती है। जब ये बच्चा 5 साल का था तभी इसके फादर की डेथ हो गई और इसकी माँ ने इसको पाला। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वो बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है लेकिन उसको स्कूल आने से नफरत है क्योंकि जिंग सैंग और उसके दोस्त इस बच्चे को बहुत बुली करते हैं, मारते हैं, घटिया प्रैंक करते हैं, जैसे कि उसके सर पर दूध फेंकना और उसे रिकॉर्ड करना। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी माँ परेशान हो, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। अब इस बच्चे को स्कूल एक जहन्नुम लगने लगी थी और उसके आसपास के लोग वहाँ के डीमंस। तो वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। रीजे खुश होता है कि इस बार सरवाइव करना सबसे आसान है, बस उसे खुद को सुसाइड करने से रोकना है। तभी जिंग सैंग उसके पास आता है और कहता है कि मुझे दूध ला के दो और उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है। रीजे सोच लेता है क्या वो बेचारा नहीं बनेगा और वो एक चेयर से उसको मारने लगता है। जिंग सैंग का दोस्त उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन रीजे उसे भी मारता है और वो जिंग सैंग को खिड़की से फेंकने की धमकी देता है और उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तभी कोई रीजे को नीचे फेंकता है। ये ताए सियोक है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है और बहुत जल्द वो रीजे को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। उसके बाद वो और उसके दोस्त रीजे को पकड़ लेते हैं ताकि जिंग सैंग रीजे को पंच मार सके।
पूरी क्लास ये सब खौफ के साथ देख रही थी। तभी वहाँ उनके टीचर्स आ जाते हैं और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। लेकिन क्लास के बाद वो लड़के यीजी को दोबारा पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। और इस बार ताएसियोक को भी लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो जिंगसैंग से रुकने का कहता है, लेकिन जिंगसैंग मना कर देता है। लेकिन जब उसकी क्रश वहां आती है तो वो फाइनली रुक जाता है। तभी यीजे जब उस बच्चे के कमरे में जाता है तो वहां वो उस बच्चे की माँ की पिक्स और उसके लिखे हुए नोट्स देखता है, जो उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाता है। उसकी माँ भी उसके लिए डिनर बना के काम पर जाया करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती थी और जिसकी वजह से कई बार यीजे को उसकी माँ की मदद करनी पड़ती थी। जब उस लड़के की माँ घर आती है तो वो अपने बेटे का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत खुश होती है, जबकि यीजे की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि उस लेडी में यीजे को अपनी माँ नजर आ रही थी। अगले दिन यीजे ताएसियोक के पास बाथरूम में जाता है और पूछता है कि वो जिंगसैंग के आगे पीछे क्यों घूमता है, जबकि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो बताता है कि स्कूल का असल बॉस तो सीनियर स्टूडेंट है, जिसके गैंग का मेंबर जिंगसैंग है। अगर वो जिंगसैंग से पंगा लेंगे तो सीनियर स्टूडेंट उनका चूरन बना देंगे। लंच टाइम में जिंगसैंग यीजे के पास आता है और उसके लंच बॉक्स में उसका फेस डाल देता है, जिसके रिटर्न में इस बार यीजे अपने लंच बॉक्स के नूडल्स जिंगसैंग के सर पर उल्टा देता है। तभी यीजे वहां से भाग जाता है। जिंगसैंग ताएसियोक को कहता है कि वो यीजे को पकड़े, बट वो मना कर देता है और कहता है कि उसे खाना खाना है और वो जाके अपना मुंह धो ले, जिसको सुन के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यीजे ने ताएसियोक को ये सब करने के लिए बोला था कि वो इस सब के बीच में इंटरफेयर ना करे। उसके पास एक प्लान है। गुस्से में डूबा हुआ जिंगसैंग सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करें और वो गैंग जल्द ही झगड़ने के लिए क्लासरूम में आ जाता है। जब गैंग लीडर देखता है कि जिंगसैंग ने उसको एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए बुलाया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि जिंगसैंग डरपोक है, जो एक छोटे से बच्चे से डील करना भी नहीं आता और वो नहीं चाहता कि उसके गैंग में ऐसे बुज़दिल रहें। वो जिंगसैंग को कहता है कि आज के बाद हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। अपनी खुशी मनाता हुआ यीजे जिंगसैंग पर हंसता है और जब जिंगसैंग यीजे को मारने लगता है तभी ताएसियोक जिंगसैंग को मारता है। अब कोई भी स्कूल में जिंगसैंग से नहीं डरता और जिंगसैंग जब घर जाने लगता है तो वो देखता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके सीनियर के साथ है। शाम को यीजे जब वॉक कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से होने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से ट्रक का ड्राइवर टाइम पर ब्रेक लगा लेता है। ट्रक से बचने की एक्साइटमेंट में यीजे पीछे से आने वाले जिंगसैंग की आवाज नहीं सुन पाता और थोड़ी ही देर में जिंगसैंग यीजे के सर में ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है और वो उसको मार मार के जान से मार देता है। यीजे दोबारा से उसी डार्क रूम में उठता है और डेथ एंजल पर चिल्लाने लगता है। इस पे वो डेथ एंजल उसे मार के दीवार से लगा देती है और यीजे के सर पर पांव रख के दोबारा से उसे शूट कर देती है। अपनी फोर्थ लाइफ में यीजे एक सस्पेक्ट था जिसके फेस पर एक मास्क था और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। बहुत ही खतरनाक लोगों का एक गैंग इसके फेस पर पानी फेंकता है और पूछता है कि उसने लड़की और पैसों को कहाँ छुपाया है। जब यीजे कोई जवाब नहीं देता तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। तभी यीजे कहता है कि वो बात करेगा क्योंकि अभी तक इस बॉडी की मेमोरीज यीजे के माइंड में नहीं आई थी। वो उनसे कुछ वक्त मांगता है, जिस पर वो लोग उसे हथौड़ा दिखाते हुए डराने लगते हैं। खुशकिस्मती से यीजे को वो लाइट नजर आ जाती है और पता चलता है कि ये बॉडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले आदमी की है। वो लोग फिक्सर्स होते हैं, मतलब वो कोई भी इशू सॉल्व कर देते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। उस आदमी को अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और जब वो उसको कहती है कि वो जुर्म और जुर्म की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है तो वो उसे उसके साथ भागने के लिए कहता है। वो अपने बॉस के $10 मिलियन चुरा लेता है और उनको एक सेफ जगह पर छुपा देता है। इससे पहले कि वो उस लड़की से मिलता, उसके अपने ही साथी उसे पकड़ लेते हैं और जब यीजे को इस इंसान की इतनी कमाल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो यीजे वहां सबसे लड़ने लगता है और वो उस चेयर को ही अपना हथियार बना लेता है जब तक वो टूट नहीं जाती। जब वो अपनी तरफ आने वाले खंजर से बचता है तो वो उसी के एक पार्टनर को लग जाता है। यीजे को ये देख के बुरा लगता है, लेकिन वो फाइट कंटिन्यू करता है। दीवार के साथ कई किस्म के हथियार लगे हुए थे। यीजे मेन लाइट्स को ऑफ कर देता है और एक टॉर्च लाइट जला के अंधेरे का फायदा उठाते हुए लड़ना शुरू कर देता है। यीजे ने उन सबको अच्छा मजा चखाया और एक एक एजेंट को जान से मार दिया। उसके बाद यीजे सोचता है कि इस इंसान की एबिलिटीज के साथ यीजे किसी भी चीज से सरवाइव कर सकता है, तो यीजे को वो पैसे लेके भाग जाना चाहिए। वो अपना फोन लेता है और एक बाइक पर वहां से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक ट्रक में हो रहा था। जब यीजे वहां स्पीड से निकलता है तो यीजे के बॉस को पता चल जाता है कि उसके आदमी यीजे को मारने में फेल हो गए और वो यीजे के फोन से यीजे को ट्रैक
करने लगता है। उसका बॉस वो लोकेशन वहाँ के सब हंटर्स को सेंड करके कहता है कि जो भी यीजे को पकड़ के लाएगा वो उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देगा। उसके बाद ये मुकाबला शुरू होता है और एक ब्रिज पर पहुंचकर वो एजेंट यीजे पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यीजे सभी गोलियों से बचता हुआ एक ट्रक के पीछे छुप जाता है। जब वो छुपके से उस एजेंट की कार के पीछे आता है तो वो अपनी बाइक से टक्कर मार के उस एजेंट की गन उसके हाथ से गिरा देता है। उसके बाद वो बहुत ही तेजी से बाइक भगाने लगता है। दूसरा एजेंट जब गोली चलाता है तो उसका निशाना मिस हो जाता है, जो कि यीजे की जगह एक गाड़ी के टायर पर लगता है और उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस ट्रक में यीजे को छुपाया गया था वो ब्रिज पर रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ियों की टकराने की वजह से वो भी काम नहीं आता और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यीजे अपनी बाइक पे वहाँ से जंप करके निकल जाता है। ब्रिज पर बचने के बाद अब उसके पीछे कुछ बाइक्स वाले गुंडे और वहाँ की पुलिस लग जाती है। जब यीजे इस खतरे को देखता है तो वो अपनी महारत से बहुत ही खतरनाक तरह से बाइक चलाता है, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे पुलिस और उन बाइक्स वाले गुंडों का रास्ता भी ब्लॉक होता है। लेकिन अभी भी कुछ बाइकर्स उसके पीछे थे और गाड़ियां अब उसका रास्ता ब्लॉक करने लगी थी। इस सब से बचने के लिए यीजे एक मॉल में बाइक ले जाता है, बट जल्द ही वो अपने दुश्मनों से घिर जाता है। तभी बाय चांस उसको एक एलिवेटर का डोर खुला हुआ नजर आता है। वो जल्दी से उसमें बाइक लेके घुसता है और इससे पहले कि एक और विलन उसमें एंटर करता वो दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो ऊपर छत पर पहुंचता है तो वो अपनी बाइक पर बहुत बड़ा जंप करता है और एक पार्टी के पूल में गिरता है, जिसकी वजह से यीजे का फोन चलना बंद हो जाता है। अब उसके दुश्मन उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे। उसके बाद फाइनली यीजे उस लड़की के पास पहुंचता है। वो जल्दी से यीजे को गले लगा लेती है और यीजे को एहसास होता है कि वो आदमी इससे कितना प्यार करता होगा। यीजे उसे बताता है कि उसने पैसे कहाँ रखे हुए हैं और अब हमें वहां जाना होगा। तभी अचानक से यीजे के सर में वो लड़की गोली मार देती है और बताती है कि ये सब उसका प्लान था। अब यीजे दोबारा उसी रूम में आंख खोलता है और देखता है कि डेथ एंजल उस पर हंस रही है, लेकिन यीजे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यीजे ने उस लड़की को पैसों की एग्जैक्ट जगह नहीं बताई, इसलिए अब वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में उन पैसों को निकाल लेगा। उसके बाद डेथ एंजल उसे गोली मारती है। अब यीजे की आंख एक जेल सेल में खुलती है और फाइनली वहां एक गार्ड आता है और उसे उसकी असली सेल में ले जाने लगता है। जब वो रास्ते में होते हैं तो दूसरे प्रिजनर्स यीजे की तरफ बॉल फेंकते हैं और उसे अजीब तरह देखने लगते हैं। जब वो अपने सेल में पहुंचता है तो उसके दोस्त उसे मिलते हैं और उसे पता चलता है कि 4 दिन बाद यीजे आजाद हो जाएगा और यीजे को पता चलता है कि उनके साथ एक साइकोपैथिक किलर रहता है। यीजे वहां रखी हुई साइकोपैथिक पेंटिंग्स और बुक को देखने लगता है। उसके बाद यीजे देखता है कि वो साइकोपैथ किलर वहां आता है और यीजे देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये और कोई नहीं जिंगसेंग था। यीजे को अपनी पुरानी मौत याद आ जाती है और यीजे उसे मारने लगता है। उसके साथी उसे रोकते हैं। तभी वो लाइट दोबारा से यीजे के माइंड में एंटर होती है और यीजे को पता चलता है कि ये बॉडी एक एमएमए फाइटर की है। इस आदमी की फैमिली बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है और उन्हें बहुत ही जल्द पैसों की जरूरत है, तो वो एक डील करता है कि वो एक हिट एंड रन केस का इल्जाम खुद पर ले लेगा, जिसके बदले उसे $200 मिलियन मिलते हैं। क्योंकि अभी वो 18 साल का था और कोरियन कानून के हिसाब से छोटा था, तो इनका प्लान उसको जल्दी रिहाई दिलवाना था। जब वो उस वकील के साथ डील करता है तो एक आदमी उसको देख रहा होता है जिसके हाथ में एक लाइटर होता है। वो लड़का पुलिस को जाके सरेंडर करता है और जब वो अदालत में पेश होता है तो पता चलता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मर गई है, जिसकी वजह से इस आदमी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद वो लॉयर उसे मिलने जेल आता है तो वो उससे 2 बिलियन और मांगता है और कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा। अगली मेमोरी उसे जिंगसेंग की आती है कि कैसे जब वो जेल में आया तो उसने साइकोपैथिक बातें की थी ताकि सब उससे डर के रहें। अब यीजे जेल में हंसने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जिंगसेंग कोई साइकोपैथ नहीं है और वो सबको ये बात बता देता है कि वो यहाँ है क्योंकि उसने एक हाई स्कूल के छोटे से बच्चे को मारा था। यीजे जिंगसेंग को मारने लगता है और कहता है कि वो सबको अपने बारे में बताए। जिंगसेंग डर के सब कुछ बोल देता है। बाकी के प्रिजनर्स भी उससे अपना बदला लेने के लिए उसे मारने लगते हैं। जब वो बाहर बैकयार्ड में होते हैं तो बाकी के कैदी भी जिंगसेंग को मारने लगते हैं, जो देख के यीजे को बहुत ही सुकून मिलता है। उसके बाद इनके ग्रुप को कारपेंटिंग के लेसन के लिए ले जाया जाता है। एक कैदी यीजे की तरफ अपनी आरी का ब्लेड शूट करता है। यीजे बहुत फुर्ती से बच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ब्लेड टकरा के किसी और कैदी को लगता है जो उसी टाइम जख्मी हो जाता है। यीजे जल्दी से पुलिस को मदद के लिए बुलाने लगता है और जैसे ही पुलिस उस आदमी को ले जाती है तो पीछे सभी कैदी अपने हाथों में हथियार पकड़ लेते हैं और वो यीजे को बताते हैं कि वो लॉयर चाहता है कि यीजे को मार दिया जाए। जीयोंग नाम का एक आदमी
वहाँ होती लड़ाई देख के जल्दी से भाग जाता है। यीजे को इस लड़ाई में मजा आ रहा था क्योंकि वो इस बॉडी की स्किल्स को एंजॉय कर रहा था। वो बहुत ही तेज था और काबिलियत से लड़ रहा था। वो सभी से एक साथ लड़ रहा था और फुर्ती से एक एक को मजा चखा रहा था। वो अपने पंचेस और किक से सबको धूल चटा रहा था। उसके बाद जी योंग एक क्रॉस स्टिक लेके वापस आता है। यीजी को पता चलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए भागा था, इसलिए वो इससे दोस्ती कर लेता है। उसी रात यीजे जिंगसेंग को टॉयलेट में एक तेज धार हथियार बनाते देखता है, जिसकी मदद से वो यीजे को मारने वाला था। यीजे उसको जोर से पंच मारता है और बाद में उसी हथियार से जिंगसेंग को मारने का सोचता है, लेकिन इससे उसकी सजा और बढ़ जाएगी। इसलिए वो इसकी जगह जिंगसेंग को मेंटली टॉर्चर करता है। यीजे कहता है कि उसे उस मरने वाले स्कूल बॉय का घोस्ट नजर आता है। वो उससे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज शेयर करता है, जो कि सिर्फ वही जानता था। जब वो कहता है कि ये भूत अब सारी लाइफ तुम्हें डराएगा, तो जिंगसेंग अपनी पैंट्स गीली कर देता है। आखिरकार जब वो दिन आता है जब यीजे को रिहाई मिलनी थी, तो वो जिंगसेंग को दूध देता है और कहता है कि ये दूध उसी घोस्ट ने भेजा है। बाहर वो लॉयर यीजे का पैसे लेकर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यीजे इसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब उसे एक शरीफों की जिंदगी चाहिए। कुछ वक्त बाद वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसने पैसे छुपाए थे और वो उन पैसों को ढूंढता है और हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। अब वो एक न्यू जिंदगी के लिए तैयार था। अब वो एक रूम रेंट पर लेता है और कुछ देर के लिए सो जाता है। वो ये देखकर उठ जाता है कि उसकी माँ उसके चेहरे पर हाथ फेर रही है, लेकिन ये तो बस उसका ख्वाब होता है। अब उसको एक कॉल आती है जो कि इस बॉडी की माँ की थी। रोता हुआ यीजे वादा करता है कि वो जल्दी उनसे मिलेगा। स्टेशन पहुंचकर यीजे पैसों को 2 बैग्स में डिवाइड करता है। एक बैग को वो एक लॉकर में छुपा देता है। अगर वो 4 दिन के अंदर वापस नहीं आएगा तो ये लॉकर खुद ब खुद सीज हो जाएगा। यीजे जब अपने शहर वापस आता है तो उस पर कोई पीछे से वार करता है और उसको चाकू मार देता है। ये उसी लड़की का बाप था जो हिट एंड रन केस में मरी थी। वो बहुत गुस्से में था। उसकी बेटी का कातिल सिर्फ 2 साल में बाहर आ गया, सिर्फ उसकी एज की वजह से। इसलिए वो अपना बदला खुद लेना चाहता था। यीजे उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। तभी हम वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनते हैं। वो सुन के वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अचानक वहाँ जी योंग आता है और यीजे की हेल्प के लिए भागता है, लेकिन वो भी उसी पर चाकू सीधा कर लेता है। उस दिन जब जी योंग हथियार लेने के लिए भागता है तो वो यीजे को मारने के लिए हथियार लेने गया था, क्योंकि उसको लॉयर का वो रिवॉर्ड चाहिए था। लेकिन जब वो वापस आया तो सब खत्म हो चुका था। इसलिए उसने ढोंग किया कि वो अच्छा आदमी है। यीजे ने उसे पैसों का लालच देने की कोशिश की, लेकिन उसे यीजे की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सच में उसके पास इतने पैसे होंगे, और वो बार बार चाकू से यीजे को मारने लगता है। जल्द ही यीजे मर गया और हम देखते हैं कि उस बॉडी के सेल पर उसकी माँ की कॉल आ रही थी। यीजे दोबारा उसी डार्क रूम में उठता है। इस बार वो डेथ एंजल से भी ज्यादा बात नहीं करता और जल्द ही डेथ एंजल उसे दोबारा गोली मार देती है। अब यीजे ये देखकर बहुत ही डर गया था कि उसकी 6th लाइफ एक छोटे से बच्चे की बॉडी में है। वो रेस्टोरेंट के बीच में जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद उसकी माँ वहाँ आके सबसे माफी मांगती है और उसे रेस्टोरेंट से उठा के कार में ले जाती है। गाड़ी के अंदर हम उसकी माँ का असल फेस देखते हैं, जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाती है और इस बच्चे को परेशान करने के लिए बहुत ही बुरा भला कहती है, क्योंकि ये एक न्यू बॉर्न था और इसकी कोई मेमोरीज नहीं थी। इसलिए वो रोशनी कभी इसके माइंड में नहीं आएगी, जिससे यीजे को बॉडीज के पास्ट के बारे में पता चलता है। वो औरत उस बच्चे को घर लेके जाती है और लापरवाही से काउच पर फेंक देती है, जहाँ पर उसका बाप उसे प्यार से उठाता है। यीजे को लगता है कि उसका बाप एक अच्छा आदमी है, लेकिन जल्द ही वो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो एक्सपायर खाना ला के यीजे को देता है और जब यीजे वो नहीं खाता तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर के साथ वहाँ आता है, जिसको वहां पर वायलेंस होने की रिपोर्ट हुई थी। वो दोनों अंदर आते हैं और जैसे ही वो बच्चे की बॉडी चेक करने लगते हैं तो उसका बाप उन्हें रोक देता है और अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो भी सोशल वर्कर है और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। वो दोनों लोग वहां से माफी मांगकर चले जाते हैं और उनके जाते ही इस बच्चे की माँ उसको पकड़ के जमीन पर फेंकती है और उसके चेहरे पर तकिया रख के उसे मारने लगती है। यीजे दोबारा उस डार्क रूम में आता है और इस बार डेथ एंजल उसे बताती है कि कई बार बच्चों से भी जिंदा रहने का हक छीन लिया जाता है, इसीलिए यीजे को कभी भी जिंदगी को मजाक नहीं समझना चाहिए। उसके बाद वो उसे दोबारा शूट कर देती है। यीजे अपनी 7th बॉडी में आ गया था जब वो एक स्टेशन पर खड़ा था और अपने हाथ में मौजूद फोन को देख के उसे पता चलता है कि उसका लॉकर एक्सपायर होने वाला है। वो जल्दी से भागता हुआ लोगों की भीड़ में से होकर लॉकर तक जाता है और इससे पहले कि वहाँ के एम्प्लॉइज उसे खोलते वो वहाँ पहुँच जाता है। अपने पैसे लेने के बाद यीजे अपनी न्यू बॉडी का रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे स्टेशन पर इस बॉडी के एडवर्टाइजमेंट फोटोज लगे हैं। वो रोशनी इसके माइंड में आती है और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर मॉडल की बॉडी में है जो हाई स्कूल टाइम से ही बहुत पॉपुलर है। मॉडलिंग एक अच्छा काम है
वो शुक्र करता है कि इस बॉडी में है और अब उसके पास इसी वजह से बहुत पैसा भी है। ईजे बहुत खुश होता है और अपने न्यू घर में जाता है और वो देखता है कि ये एक बहुत शानदार घर था। वो इस लाइफ को जीने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस बच्चे के घर वालों को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है और उस एमएमए फाइटर और उस दिन गुंडों से बचते हुए जो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, इन सब चीजों की न्यूज उस अखबार में थी। लेकिन कोई नहीं जानता था ये सब किसने किया। तभी उसे उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो उसे एक वीआईपी पार्टी में इनवाइट करता है। ईजे जाने का फैसला करता है। वो वहां जाता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि वो इसका आदी था। लेकिन मॉडल की बॉडी लाइट वेट थी, इसलिए वो जल्द ही अपना होश खो बैठता है। पार्टी के बीच में ईजे तायू को देखता है जो अपने भाई की मौत के बाद कंपनी का सीईओ बन गया था। अगली सुबह ईजे हैंगओवर की वजह से बहुत देर तक सोता है। तभी इस बॉडी का भाई उसे जगाने के लिए आता है। वो कहता है कि उसे किसी काम से यूएस जाना है और इस मॉडल ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने भाई के कैफे को संभालेगा, इसलिए ईजे को अब ये काम भी करना था। अपने काम के पहले ही दिन ईजे ने सोच लिया कि वो अपने भाई के जाते ही कैफे को बंद कर देगा। तभी उसको झटका लगता है जब वो जीसू को सामने से आते हुए देखता है और वो देखता ही रह जाता है। ईजे को जीसू के साथ बिताए हुए सभी दिन और हसीन पल याद आने लगे थे जब वो पहली बार मिले थे, जब हवा के चलने से जीसू के पेपर्स उड़ गए थे और ईजे ने उन्हें समेटा था। ईजे जीसू के सामने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो जीसू को उसका ऑर्डर देता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका भाई ईजे को बताता है कि ये रोज यहाँ आके अपना काम करती है और कैफे बंद होने तक यहीं बैठी रहती है और ये भी कि ये एक राइटर है। ईजे भी क्यूरियस होकर उसका नाम इंटरनेट पर सर्च करता है और देखता है कि जीसू ने एक राइटिंग कंपटीशन जीता है और एक बहुत ही बड़े ब्रांड के साथ डील भी साइन कर ली है। जब जीसू को उसका प्राइज दिया गया तो उसने कहा कि इसका क्रेडिट उसके बॉयफ्रेंड को जाता है जिसको हमेशा से उस पर भरोसा था। वो एनवेलप जो उस दिन जीसू ईजे को दे रही थी वो खैरात नहीं बल्कि जीसू का प्राइज था। ईजे को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो जल्दी से एक बुक शॉप में भागता हुआ जाता है और वो जीसू की बुक पढ़ने लगता है क्योंकि जीसू ने कहा था कि वो अपनी बुक में अपनी जिंदगी के सब एक्सपीरियंस लिखेगी। जब वो उसका नॉवल पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि ये सब उनके बीच के लम्हे थे जब वो एक साथ थे, जैसे कि वो दिन जब ईजे अपने कोवर्कर से जेलिस होके जीसू को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। जब वो ये सब पढ़कर फ्री होता है तो वो देखता है कि उस बुक शॉप में वही पेन रखा था जिसका वादा ईजे ने जीसू से किया था कि एक दिन वो उसे ये पेन गिफ्ट करेगा। उसने वो पेन खरीद कर उस पर जीसू का नाम भी लिखवाया था, लेकिन वो उस दिन खो गया था जब वो अपनी चीजें बारिश में बचा रहा था। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वही आदमी जिसे उसने उस दिन जीसू के साथ फूल पकड़े देखा था, वो एक औरत और एक छोटी सी बच्ची के साथ जीसू के पास आता है और वो बच्ची जीसू को आंटी कह रही होती है। वो कितना बड़ा बेवकूफ था, ये तो जीसू का भाई था। अब ईजे सिर्फ जीसू के लिए पूरा हफ्ता कैफे खोलने का सोचता है। अगले दिन बिना नर्वस हुए वो जीसू का ऑर्डर लेता है और केक सर्व करता है, ये कहते हुए कि वो जीसू की बुक का बहुत बड़ा फैन है। वो ये भी कहता है कि उसके पास एक कहानी का आइडिया है। ईजे जीसू को उस डेथ लेडी के बारे में बताता है और जितनी भी जिंदगियां उसने अब तक जी थी उन सब कैरेक्टर्स के बारे में भी। उसके बाद वो जीसू से उसकी बुक पर ऑटोग्राफ मांगता है और ये देख के शौक हो जाता है कि जीसू के पास वही पेन था जिस पर उसने उसका नाम लिखवाया था। और हमें पता चलता है कि उसके मरने के बाद उसकी माँ ने उसकी सभी चीजों को समेटा और उसके फ्यूनरल के बाद जीसू को ये पेन दिया। अब जीसू रोज उस कैफे आती थी और ईजे उसके साथ बैठ के बातें किया करता था। एक दिन जीसू उसको पूछती है कि मरने वाला वो आदमी अभी तक अपनी माँ से क्यों नहीं मिला। ईजे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हर्टिंग होगा। जीसू के जाने के कुछ देर बाद ईजे पुलिस की गाड़ियों को वहां से गुजरते देखता है और एक कस्टमर के मुंह से सुनता है कि यहाँ आने वाली एक रेगुलर कस्टमर का एक्सीडेंट हो गया है। ईजे के दिमाग में बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं। वो स्पॉट पर भागता है। वहां पहुंचकर ईजे ब्लड देखकर चीखता है, चिल्लाता है। पुलिस वालों को उसे पकड़ के काबू करना पड़ता है। तभी ईजे क्राउड में खड़ी जीसू को देखता है, तब जाके वो काम होता है। जीसू उसकी केयर करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि उसको भी ऐसे ही फील हुआ था जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की मौत की खबर सुनी थी और जब उसे वो कॉल रिसीव हुई तो वो हॉस्पिटल रिसेप्शन पर ही बहुत टूट के रोई। अगले दिन जीसू ईजे के मेमोरियल रूम में गई और वहां जाके रोने लगी और वो बोली कि वो उसे बहुत याद करती है। इसे ईजे बहुत दूर से देख रहा था। जीसू के जाने के बाद ईजे भी उसी जगह पहुंचा और वहां उसकी मदर भी आ गई, ये कहते हुए कि वो यहाँ किसी और आदमी से मिलने आया है। ईजे कमरे से बिना बात किए निकल गया क्योंकि उसमें इतना हौसला नहीं था
कि वो कुछ कह पाता। वो देखता है कि उसकी माँ उसकी सभी मेमोरियल को साफ कर रही थी और बाहर आके वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। यीजे ये सब देख नहीं पाता और वहां से दूर जाके वो भी टूट कर रोता है। उसके बाद यीजे एक लेटर लिखता है और कहता है कि वो यीजे का दोस्त है और यीजे ने ये कुछ पैसे उसके पास छोड़े थे। वो अपने पुराने घर जाता है और वो बैग और लेटर वहां छोड़ के चला जाता है। तभी उस गली में एक साइन बोर्ड का लॉक निकलता है और वो यीजे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही यीजे मर जाता है। लेकिन ये बस उसका एक ख्वाब था। अगले दिन जीसू से बात करने के बाद वो उसको घर तक साथ चलने का कहता है और याद करता है वो वक्त जब वो हाथ में हाथ डालकर चला करते थे, जब अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और सच बताता है कि कैसे जीसू के कोवर्कर जीसू का मजाक उड़ाया करते थे कि वो एक वेटर को डेट कर रही है, जबकि जीसू प्राउडली यीजे को अपना बॉयफ्रेंड बताती थी और किसी को उसकी इंसल्ट नहीं करने देती थी। यीजे जीसू से माफी मांगता है उसे ऐसे अकेला छोड़ के जाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक फैंसी कार उन्हें जोर से टक्कर मार देती है। जीसू उसी टाइम मौके पर मर जाती है, लेकिन यीजे होश में था और वो उस ड्राइवर का चेहरा देख लेता है। ये तायू था। यीजे देखता है कि उसके हाथ में वही लाइटर था। ये कि तायू हर उस जिंदगी से जुड़ा था जो यीजे को मिली थी। वो वकील भी उसी कार में था, लेकिन जब वो बॉडीज को देखता है तो वहां से भाग जाता है। तायू जब देखता है कि यीजे अभी भी जिंदा है तो वो उसे जान से मारने के लिए ग्लव्स पहनता है। यीजे दोबारा से उसी डार्क रूम में उठता है। वो इतने गुस्से में होता है कि डेथ एंजल की गन लेके उसी को शूट कर देता है।